बताओ कहां तक पहुंचे थे? जाइलम हो गया था। मतलब ट्रैकेड हो गए, वेसल्स भी हो गए। अब जाइलम फाइबर से शुरू करना है। ठीक है, पढ़ भी लिया एनसीईआरटी से को। ठीक है, तो फाइबर पढ़ाते हैं और फाइबर के बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम पैरेनकाइमा की तरफ और फिर फ्लोएम टिश्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे जाइलम टिश्यू। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसमें हमने बताया कि भाई 4 सेल्स होती हैं। एक तो हमने पढ़ी है जाइलम ट्रैकेट्स, बताया मैंने आपको कि भाई कॉर्नर पे टेपरिंग एंड होते हैं इनके। अगर एंड की बात करो तो एलोंगेटेड सेल्स हैं, डेड हैं लिग्निफाइड सेल वॉल के साथ। यस और नो? और इनकी सेल्स हो जाती हैं डेड, सही है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब। दूसरा हमने पढ़ा कि इनके अंदर भाई बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो सेल्स पड़ी थी वो पड़ी थी हमने जाइलम वेसल्स। डेड सिंसाइटियम बताया था इनको हमने। एलोंगेटेड सेल्स हैं जो कि आपस में रहती हैं फ्यूज, और इनकी कॉमन वॉल जो होती है वो परफोरेटेड होती है, जिनमें एक या एक से ज्यादा पोर पाए जाते हैं और ट्यूब लाइक बिहेव करती हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं कि भाई ये डेड सिंसाइटियम। यस और नो? और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंजियोस्पर्म्स का है। ऐसा नहीं है कि जिम्नोस्पर्म में नहीं है। मैंने लिखा था कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन ऑलवेज नहीं, क्योंकि हमारे पास इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कि हमने निटेल्स की बात करी थी, एक ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म का, नीटम, इफेड्रा और वेलविशिया प्लांट बताए थे मैंने आपको। यस और नो? आज नंबर 3 पे जो हम सेल पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है जाइलम फाइबर्स। आप बताइए जाइलम फाइबर्स कैसे फाइबर है, डेड हैं, कैसी सेल्स के बने हुए हैं? तो बताइए स्क्लेरेन काइमा सेल के बने हुए हैं, हाँ या ना? एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, कैसी स्ट्रक्चर है? और इनकी जो अंदर की तरफ वॉल बनती है उसमें लिग्निन का क्या है? और लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से वॉल थिक होगी, और थिक वॉल से हम बताएंगे कि भाई अंदर का प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हाँ या ना? अब जब हम फाइबर्स की बात करते हैं तो फाइबर्स आगे हमें 2 टाइप के मिल सकते हैं। एक फाइबर तो आप बताते हैं सेप्टेट, और एक बताते हैं आप ए सेप्टेट। सेप्टेट फाइबर में और ए सेप्टेट फाइबर में क्या फर्क है उसकी बात मैं आपको बताता हूं। जैसे ये एक फाइबर हम बना रहे हैं ना, और दूसरा फाइबर ये है। सेप्टेट और ए सेप्टेट का मतलब है कि अंदर वाली जो कैविटी है ना इनकी, उसमें अगर ऐसे ऑब्लिक वॉल्स आपको मिल जाएं लिग्निन से बनी हुई, तो ऐसे को तो बोलते हैं क्या? और जिनमें ये ना हो उनको क्या बोलते हैं? और इनका काम, फाइबर्स का अगर काम आपसे पूछा जाए तो आप बताइए इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना। क्या देना? मैकेनिकल सपोर्ट देना। ठीक है बात या नहीं? यहां आप बताइए कि जो फाइबर्स होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, इनका इसके अलावा कोई काम? क्योंकि ये सेल्स कैसी सेल्स हैं, और इनमें जो अंदर की खाली कैविटी है बच्चे, वो वाटर ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प नहीं करती है। यहां एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स में ये एब्सेंट होते हैं। बोलो, जिम्नोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में फाइबर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? और फाइबर एब्सेंट होने की वजह से जिम्नोस्पर्म के जाइलम को सॉफ्ट वुड के नाम से जाना जाता है। किस वुड के? सॉफ्ट वुड के। अगर कभी आए ना कि भाई सॉफ्ट वुड किस में मिलती है, आप बताना जिम्नोस्पर्म में। और अगर पूछें कि भाई जिम्नोस्पर्म में सॉफ्ट वुड क्यों मिलती है, तो आप बताना कि उनमें ज्यादा हार्डनेस लाने के लिए फाइबर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि फाइबर्स आर एब्सेंट इन और प्रेजेंट इन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसी सीक्वेंस में नंबर 4 पे जो सेल्स पढ़ेंगे उनका नाम है जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स। क्या नाम है? नाम से क्लियर है कि पैरेनकाइमा है। तो आप बताइए कि इनकी जो सेल वॉल है वो आप बताएंगे सेल्यूलोजिक।
मतलब सेलुलोज, सेल्यूलोज से बनी हुई। पैरेनकाइमा का कैरेक्टर था कि सेल वॉल के अंदर सेलुलोज की अमाउंट ज्यादा होती है। कॉलेनकाइमा की सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ पैक्टीन और हेमीसेलुलोज में पैक्टीन की अमाउंट ज्यादा होती है। और स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा होता है। हाँ या ना? आप यहां बताओ कि ये जो सेल्स हैं बच्चे, ये लिविंग सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं? कैसी सेल्स हैं? लिविंग सेल्स होने का मतलब हो गया कि इनके अंदर डिपोजिशन नहीं हुआ है किसका? लिग्निन का। तो इनकी सेल वॉल सेलुलोजिक है। हाँ या ना? इनका काम अगर देखें, अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो आप बताइए, फंक्शंस में पहला काम तो है स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब यहां फूड स्टोर होगा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की फॉर्म में, एंड स्टोरेज ऑफ अदर मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स जैसे कि ये टेनिन्स को स्टोर करते हैं। किसको? अब बच्चा पूछता है सर व्हाट इज टेनिन। आप बताइए, टेनिन एक बायोमोलिक्यूल है, बोलो ऐसे, और बायोमोलिक्यूल में भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। आप बताइए, बायोमोलिक्यूल में दो तरह के मेटाबोलाइट होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं। हमारे सिलेबस में जो डिटेल करवाई गई है वो केवल किसकी करवाई गई है? प्राइमरी की। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में वो केमिकल्स आते हैं जो मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से मेटाबॉलिज्म चलता है, जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन हम वेल नॉन, हमें पता है बहुत अच्छे से, उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, इनके डेरिवेटिव्स, प्रोटीन्स, इनके डेरिवेटिव, और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, जो कि हमें बायोमोलिकुलर चैप्टर में पढ़ाया भी जाता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट या लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। इनके अलावा अगर कोई केमिकल बनते हैं तो उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में बताते हैं, जिनका हमें वेल नॉन फंक्शन, वो मेटाबॉलिज्म में बनते जरूर है लेकिन उनके बारे में पूरी जानकारी हमें, उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो लाइनें मैं आपको बोल रहा हूं पेज नंबर 146 नंबर पेज पर है ये, है ना, एक हेडिंग है, नहीं बायोमोलिक्यूल्स में चैप्टर नंबर 9 है ना, सेल यूनिट में, सेल बायोलॉजी में नहीं, सेल यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 9 146 पे ऊपर ऊपर हेडिंग है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो वहां ये बातें क्लियर है कि जिनके वेल नॉन फंक्शन होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं, और जिनके वेल नॉन फंक्शन नहीं होते वो, और यहां साथ में एक टेबल भी दी गई है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो टेनिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? यस और नो? दूसरी बात आपको याद करनी है कि जो ये पैरेनकाइमा है, इनका काम है, बोलो, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर का रेडियल कंडक्शन कैसे करवाते हैं? जैसे मान लीजिए, बताइए, ये एक प्लांट है जिसका ये सिस्टम कौन सा, रूट, और ये सिस्टम कौन सा? तो शूट और रूट सिस्टम में सेंटर में जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगी उसका नाम जाइलम है ना? हाँ या ना? और जाइलम की जब हम वॉल पढ़ते हैं तो आप बताओ कि जाइलम की वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है? जाइलम की वॉल में होता है ना? तो आप बताइए, जब हम लिग्निन के डिपोजिशन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां लिग्निन का डिपोजिशन, उन प्लेसेस को कहा हमने पिट्स। क्या बोला? जैसे मैं ये जाइलम की बात कर रहा हूं, जाइलम वेसल्स की बात कर रहा हूं, तो यहां इनमें जिन जगहों पर लिग्निन का डिपोजिशन, उस प्लेस का नाम क्या है? क्या नाम है? बिल्कुल। तो जिस जगह पे डिपोजिशन नहीं हुआ है किसका, उसे हमने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? अब बताओ कि जो ये स्ट्रक्चर है इसका नाम तो है पिट। अब इस जाइलम से जब ऊपर की तरफ यहां से पानी जाएगा, ऊपर की तरफ यहां से पानी जब जाएगा तो वाटर को साइडों में पिट से निकाला जाएगा। तो बोलो फिर साइडों में कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं? बोलो जाइलम, जाइलम। और आप बताओ कि ये जो जाइलम पैरेनकाइमा है, यही रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सही है बात या नहीं? तो जब जाइलम से पानी ऊपर की तरफ जाता है तो पिट से जब पानी साइडों में निकलता है तो साइडों में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं जाइलम के, उनको कहते हैं जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स, एंड दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे?
रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। तो आपको मैं 3 सेल तो पहले पढ़ा, मतलब 2 तो पहले पढ़ा चुका था, जाइलम, ट्रैकेट और वेसल लास्ट लेक्चर में। अभी हमने बात पहले किसकी करी, फाइबर कैसे हैं, डेड और 2 टाइप के मिलते हैं, सेप्टेट और, इनका काम है मैकेनिकल। लेकिन स्पेशल बात है कि जिम्नोस्पर्म्स के वुड में ये एब्सेंट है, इसलिए जिम्नोस्पर्म की वुड को सॉफ्ट वुड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सॉफ्ट वुड के नाम से जाना जाता है। सही है बात, यस और नो। इसी सीक्वेंस में जब आगे बात करते हैं तो हम बताते हैं कि भाई हमारे पास नंबर 4 पे जो सेल्स हैं उनका नाम है जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स। जब हम जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स की बात करेंगे, किसकी बात बताएंगे, लिविंग है, सेल वॉल उनकी सेलुलोजिक होती है, लिग्निन का डिपोजिशन। इनका फंक्शन एक तो स्टोरेज का है फूड को, और साथ में अदर मटेरियल लाइक टैनिन्स, और दूसरा आपको याद करना है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, बढ़ू आगे, पक्का, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट, एक्सेप्शन याद नहीं करने तेरे को। अब बताइए, बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पर जो हमारे पास जाइलम है ना, जाइलम वो 2 टाइप का है। पूछो कौन कौन सा, बोलो। पहला जाइलम है प्राइमरी जाइलम, कौन सा, और दूसरा आपको याद करना है सेकेंडरी जाइलम। कौन सा जाइलम, प्राइमरी जाइलम, और बोलो ऐसा जाइलम जो पहली बार प्लांट बॉडी में बनता है, फॉर्म इन प्राइमरी प्लांट बॉडी, ऐसे बोलो, फॉर्म इन प्राइमरी प्लांट बॉडी। पहली बार जो प्राइमरी प्लांट बॉडी में बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी, प्राइमरी। और प्राइमरी जाइलम के 2 पार्ट याद करेंगे, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। क्या क्या याद करेंगे, मतलब प्राइमरी जाइलम में 2 पार्ट है, एक का नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है, मेटाजाइलम। अब इनमें फर्क समझाता हूं मैं आपको। बताइए, सीड का जब जर्मिनेशन होता है, आप मान लो कि भाई अपने पास कोई सीड था, ये है, इसका क्या हुआ, और जर्मिनेशन से पहला प्लांट बनेगा, फर्स्ट प्लांट। सही है, सीडलिंग, और सीडलिंग से पहली बार जब प्लांट डेवलप हो रहा है, तो पहली बार जब रूट स्टेम लीफ डेवलप होंगे, बेटा आपका नाम क्या है, बहुत दिनों बाद दिखी है क्लास में आप, रोज आती हैं, कुछ चेंज किया आपने, हेयर स्टाइल, चश्मा लगाया, कुछ और, कहाँ बैठती थी आप, हाँ मैंने शक्ल देखी नहीं है आपके, इसलिए मेरे को याद नहीं है ये। चलो, सीड जो है, हाँ भी मेरे को पता होना चाहिए ना, मेरी क्लास का बच्चा, शक्ल दिखनी चाहिए मुझे। और नॉन वेल नॉन शक्ल होने का मतलब होता है कि भाई मेरी क्लास का ही बच्चा है, इधर उधर से आकर नहीं बैठा कोई, है ना। आप भी तो छुट्टी भी थी, कितने दिन, टेस्ट तो अच्छा गया होगा तुम्हारा, ठीक ही गया है ना, 3 छुट्टियों के बाद ठीक ही गया है। अगर ये 15-20 दिन की होती तो बहुत ठीक जाता है ये। छुट्टियां करते हैं हम इसलिए ताकि हम टेस्ट अच्छा कर लें। और मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस टेस्ट में छुट्टियां सबसे ज्यादा होती हैं वही सबसे बर्बाद होता है। अगर आपने कभी बोर्ड एग्जाम दिए हो ना, या कोई सिंपल अपने स्कूल के एग्जाम होते थे, तो उसमें आज हिंदी, कल इंग्लिश, परसों मैथ, फिर साइंस के पेपर में 6 हफ्ते की छुट्टी आ गई, तो ऐसा होता था कि यार अभी तो एक हफ्ता है, आज तो मंडे ही है, कल पढ़ेंगे, अरे आज तो ट्यूसडे ही है, कल पढ़ेंगे, यूं करते करते फ्राइडे आ जाता था। फिर सैटरडे को पूरा प्रेशर होता था, तो फिर ऐसे सोचते थे कि यार हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा, होच पोच में घर वालों से लड़ना, इरिटेशन में रहना सारा दिन, क्योंकि पढ़े नहीं। अब संडे को पढ़ते पढ़ते, मंडे को पेपर है, और संडे को पढ़ते पढ़ते दिमाग में आता है यार जब 6 दिन में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होना है। और पता चलता था कि वही पेपर सबसे ज्यादा बर्बाद गया है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात। तो इसलिए रेगुलरिटी बनाए रखें, मेंटेन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कचरा मत करिए आप, लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको अच्छे से लेकर चलिए। चलो दोबारा आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम की बात है। पहली बार जो प्लांट बॉडी में, प्राइमरी प्लांट बॉडी में जाइलम बनता है उसको हम प्राइमरी जाइलम कहते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। देखो, जब हम जर्मिनेशन की बात करेंगे, सीड से जर्मिनेशन हुआ, तो पहली बार जो स्मॉल प्लांट बनता है,
इसमें जो पहली बार डेवलप हुआ ना जाइलम, बोलो वो प्रोटोजाइलम है। क्या है? प्रोटोजाइलम है। बोलो फर्स्ट फॉर्म जाइलम। इसमें बोलो वेसल्स, ट्रैकेट्स, वेरी शॉर्ट एंड नैरो कैविटी के साथ होती हैं। मतलब वो जाइलम के अंदर एक तो वेसल जो है वो बहुत छोटी है और अंदर की कैविटी भी बहुत नैरो है। पूछो क्यों? बोलो प्लांट ही छोटा है तो जाइलम बड़ा कैसे बन से? भाई एक छोटा बच्चा है, मान लो 6 महीने का, उसकी इंटेस्टाइन बड़ी है या आपकी? तो मैं वही तो समझाना चाह रहा हूं कि जब प्लांट छोटा है तो उसका जाइलम भी छोटा है ना। तो पहली बार जब छोटा सा प्लांट बनता है ना, तो उसके अंदर जो जाइलम बनता है, न्यूली फॉर्म जाइलम अभी अभी बना है, उसकी वेसल्स, ट्रैकेट्स, सेल के अंदर की नैरो कैविटी, ये सब छोटे छोटे हैं। तो ऐसे जाइलम को क्या बोलते हैं? और जब ये प्लांट आगे थोड़ी ग्रोथ करेगा, क्या करेगा? ग्रोथ करेगा तो प्लांट की लेंथ थोड़ी अच्छी बढ़ेगी, हाँ या ना? इसमें जो जाइलम बनेगा, बोलो लेटरल फॉर्म जाइलम, लेटर फॉर्म जाइलम इज नॉन एज द मेटाजाइलम, नॉन एज द मेटाजाइलम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताएंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ना, इतना इतना, ये है बोलो प्राइमरी प्लांट बॉडी, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ डेवलप हुए। और इनके अंदर जो जाइलम डेवलप हुआ ना, उसको हमने क्या बोला? प्राइमरी जाइलम। क्या बोला? और इसके कितने पार्ट? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो पहली बार जो जाइलम बनता है प्लांट बॉडी में, न्यूली फॉर्म जाइलम, उसका नाम, और जो मैच्योरिटी पर बनता है उसका नाम, और प्रोटो और मेटा जाइलम जो है वो किसके पार्ट हो गए? और प्राइमरी जाइलम जो है बच्चे, वो प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, हाँ या ना? अब आप बताओ कि सीड का जर्मिनेशन हुआ, पहले प्लांट छोटा सा बना, फिर प्लांट ने अपनी लेंथ इंक्रीज करी, लेकिन लेंथ इंक्रीज करते करते एक टाइम के बाद प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए, अपनी गर्थ और डायामीटर, अपने विड्थ को बढ़ाने की जो रिक्वायरमेंट महसूस हुई कि मेरा प्लांट जो है वो लेंथ में तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो ही रही है, लेंथ तो मेरी इंक्रीज। अब उसने क्या किया? गर्थ को, विड्थ को, डायामीटर को भी इंक्रीज करने की कोशिश करी, हाँ या ना? तो जब वो अपनी गर्थ को, विड्थ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, शूट में भी और रूट में भी, इधर वाला पोर्शन कौन सा और इधर वाला पोर्शन कौन सा? तो आप बताइए कि यहां जब वो विड्थ इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो बोलो ऐसा जाइलम जो कि बनता हो एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, बोलो फॉर्म एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ऐसा जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर बनेगा, बोलो ऐसा जाइलम जो, उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और ये फॉर्म किससे होता है? बोलो फॉर्म बाय वेसिकुलर कैम्बियम। याद है आपको? जाइलम और फ्लोएम के बीच में सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक लेयर बनती है, रिंग, जो नए जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है, उसे कहते हैं हम क्या? अब आप मेरे को बताओ, सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है? जब प्लांट अपनी लेंथ इंक्रीज कर लेता है या जब छोटा होता है? लेंथ जब, तो प्लांट अब छोटा, तो फिर आप बताओ कि सेकेंडरी जाइलम में प्रोटोमेटा का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यो एक अब हाइट गेन करने के बाद ही तो डेवलप हो रहा है। तो अब तो उसकी वेसल्स और ट्रैकेट्स बड़ी बड़ी बनती हैं एज कंपेयर टू प्रोटोजाइलम, हाँ या ना? तो बताइए, प्राइमरी जाइलम जब पढ़ते हैं तब तो प्रोटो और मेटा का डिफरेंशिएशन देखना है, लेकिन जब पढ़ते हैं किसको? तब नहीं पढ़ना। किसको? प्रोटो और मेटा जाइलम के कॉन्सेप्ट को। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बताइए, प्रोटो और मेटा जाइलम में डिफरेंशिएटेड नहीं है कौन? यस और नो? तो आप बताइए, सेकेंडरी जाइलम नोट डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोटो एंड मेटाजाइलम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं?
तो प्रोटो और बेटा जाइलम में डिफरेंशिएटेड नहीं है कौन? डिफरेंशिएटेड है कौन? डिफरेंशिएटेड नहीं है कौन? और डिफरेंशिएटेड है कौन? समझ पाए हैं बात? हाँ या ना? अच्छे से? पक्का? कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे? तो सुनिए बात। आप बताइए कि जो प्राइमरी जाइलम है कौन? इसके भी आगे दो टाइप हैं। कितने टाइप हैं? नहीं, एक तो बोलो एंडार्क और दूसरा बोलो एक्सार्क। बोलो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। जो प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम होता है ना, उसकी पोजीशन के बेसिस पर, प्राइमरी जाइलम में जो प्रोटोजाइलम होता है उस प्रोटोजाइलम की पोजीशन के बेसिस पर आपके पास प्राइमरी जाइलम भी दो टाइप का है। एक बोलोगे एंडार्क और एक बोलोगे, बोलो एंडार्क इन स्टेम, और बोलो एक्सार्क, बताओ इन रूट। रूट में कौन मिलता है? और स्टेम में? जैसे मैं आपको स्टेम का टीएस पढ़ाऊं, सबसे बाहर का टिश्यू बोलो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ हाइपोडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स आ गया, फिर एंडोडर्मिस आ गई, फिर पेरिसाइकिल आ गया। ऐसे ही है ना? तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, उसके अंदर की तरफ बोलो ये फ्लोएम है। ठीक है? और बोलो फ्लोएम के अंदर की तरफ जाइलम है। फ्लोएम है और फ्लोएम के अंदर की तरफ कौन है? कौन है? अब मैंने जाइलम कैसा लिखा? एंडार्क। बोलो मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। मेटा बाहर की तरफ प्रोटो, मेटा बाहर की तरफ प्रोटो, मेटा बाहर की तरफ प्रोटो, मेटा बाहर की तरफ प्रोटो। आप बताओ कि ये जो सेंट्रल रीजन होता है ना, ये इसको कहते हैं पिथ। ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं आपको। इधर वाले एरियाज में होती हैं पिथ रेज। क्या होती हैं? सेंट्रल पोर्शन क्या होता है? और वेस्कुलर बंडल्स के बीच में। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? अब यहां देखो, आपकी जो मेटाजाइलम है ना, मेटाजाइलम, उसकी पोजीशन तो बाहर की तरफ है, लेकिन जो प्रोटोजाइलम है उसकी पोजीशन। सही है बात या नहीं? बोलो प्रोटोपिथ की तरफ, मेटा बाहर फ्लोएम की तरफ। इसे बोलेंगे एंडार्क पोजीशन। क्या बोलेंगे? किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? वहीं अगर हम टीएस किसका पढ़े अब, तो रूट के टीएस के केस में देखो कि भाई एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में हाइपोडर्मिस होती नहीं, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है। और इसके अंदर की तरफ कौन मिलेगा? जाइलम। अब यहां का जो जाइलम है उसमें बोलो प्रोटो बाहर मेटा, प्रोटो बाहर मेटा, प्रोटो बाहर मेटा, प्रोटो बाहर मेटा। समझ रहे हैं? तो बोलो प्रोटो जाइलम बाहर की तरफ और मेटा जाइलम। ऐसी पोजीशन को कैसी पोजीशन कहते हैं? कैसे कहते हैं? ये हमें किस में मिलता है? स्टेम में, रूट में। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ या ना? अच्छे से। जाइलम में कितनी सेल? पहली वेसल्स, दूसरी, थर्ड, नंबर 4। सही है बात या नहीं? ट्रैकेस जो होती हैं बच्चे, वो होती है नैरो, पॉइंटेड एंड के साथ, बॉर्डर्ड पिट्स, लिग्निफाइड, डेड और यूनिसेल्युलर, अकेली अकेली रहती हैं। लेकिन वेसल्स जो होती हैं बच्चे, वो एक तो होती हैं ट्यूबुलर, सिलेंड्रिकल, और साथ में जुड़ी हुई होती हैं अपनी कॉमन वॉल से।
और इसे हम डेड सिंसाइटियम कहते हैं। लिग्निफाइड है, सिंपल पिट पाए जाते हैं, कॉमन वॉल परफोरेटेड है, एक या एक से ज्यादा पोर्स पाए जाते हैं तो ट्यूब लाइक बिहेव करती हैं, हाँ या ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जाइलम फाइबर्स को पॉइंटेड है, डेड है, वाटर कंडक्शन में हेल्प, मेन काम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और ग्रुप्स में पाए जाते हैं। लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, डेड हैं, स्क्लेरन काइमेटस हैं और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है, इसी वजह से इनको सॉफ्ट वुड भी कहा जाता है। और नंबर 4 पे पैरेनकाइमा है, लिविंग है, पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल होती है, स्टोरेज ऑफ फूड और अदर मटेरियल, टैनिन लाइक मटेरियल को स्टोर करते हैं और रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, हाँ या ना। फिर हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन जाइलम दो टाइप का है, प्रोटो और प्रोटोजाइलम, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। अब प्राइमरी जो है वो आगे दो टाइप का है, प्रोटो और पहली बार जो प्लांट बॉडी में बनेगा छोटे प्लांट में फर्स्ट टाइम जर्मिनेशन से प्रोटो, और फिर लेटर बनने वाला, और जैसे जैसे प्लांट अपनी लेंथ इंक्रीज करता है तो उसके बाद उसको जरूरत लगती है किसकी, वेट इंक्रीज करने की, तो वो क्या करता है, और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे जो जाइलम बनता है उसको हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। इसमें प्रोटोमेटा का कॉन्सेप्ट, और प्रोटोजाइलम की पोजीशन के बेसिस पर जो प्राइमरी जाइलम है वो दो टाइप का है, एक्सार्क और एंडार्क। किसमें मिलता है, जिसमें प्रोटो अंदर की तरफ मेटा, और एक्सार्क किसमें, जिसमें प्रोटो बाहर की तरफ और मेटा अंदर की तरफ होता है। सही है बात या नहीं। देखो आप एनसीईआरटी में आओ, आप पेज नंबर 87 पे जाइलम फाइबर्स को पढ़ेंगे। जाइलम फाइबर्स हैव द हाईली थिकन्ड वॉल्ड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, मतलब एब्सेंट है सेंट्रल ल्यूमेन, लगभग बहुत ज्यादा नैरो है। दीज में इधर भी सेप्टेट, और मैंने बताई थी आपको ये बात कि इनके अंदर ऑब्लिक वॉल्स प्रेजेंट हो तो सेप्टेट, नहीं हो तो ए सेप्टेट। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग एंड थिन एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ, क्योंकि पैरेन्काइमा, यहाँ लिग्निन का डिपोजिशन नहीं करवाओगे आप, अगर लिग्निन डिपॉजिट हो गया फिर तो सेल मर गई, हाँ या ना। दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ and other substances like the radial conduction of water is takes place by the ray, मतलब जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स या रे पैरेन्काइमा सेल्स रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करवाती हैं। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा कि प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी जाइलम होता है जो प्राइमरी प्लांट बॉडी में बनता है, सेकेंडरी जाइलम होता है जो सेकेंडरी प्लांट बॉडी में बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। तो प्राइमरी जाइलम के दो पार्ट हैं, प्रोटो और फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड एंड द लेटरल फॉर्म आर नोन एज, मतलब प्लांट बॉडी जब जर्मिनेशन से पहली बार बनती है तो उसमें जो जाइलम डेवलप होता है वो, और प्लांट जब आगे मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है तो, सही है बात। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द सेंटर, इन सेंटर, सेंटर की तरफ, पिथ की तरफ, किसमें, स्टेम में, लिखा है एनसीईआरटी ने कि इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द एंड द मेटाजाइलम लाई टुवर्ड द is known as the, this type of primary xylem is called as, but in roots the protoxylem lie toward the and metaxylem lie toward the, such arrangement of the primary xylem is called as। इसमें को डाउट हो तो खड़े हो, किसी को भी, चलो फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ते हैं। हाँ बेटा, फ्लोएम, ये भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, हाँ या ना, और इसका मेन फंक्शन कंडक्शन ऑफ फूड। भाई बातें मत करो, डाउट हो कोई तो मुझसे पूछ। इसमें फ्लोएम यहां होता है, ये कॉन्जॉइंट और रेडियल टाइप के मैं बताऊंगा आपको वेस्कुलर बंडल। स्टेम में कॉन्जॉइंट होते हैं और इसमें कैसे होते हैं, रेडियल, ठीक है। कॉन्जॉइंट फिर कोलेटरल और बाइकोलेटरल होते हैं, वो अलग अलग चीजें हैं, कोलेटरल बाद में पढ़ेंगे। कॉन्जॉइंट सेम रेडियस पर जाइलम फ्लोएम का होना, रेडियल का मतलब है डिफरेंट रेडियस पर होना, पढ़ाऊंगा मैं टिश्यू सिस्टम के एंड में, फिर उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर पे आएंगे अपने। मैक्सिमम ये क्लास अपने गुरुवार तक खींचेगी, मतलब पहली बात तो बुधवार तक कंप्लीट हो जाएगा, कि फिर भी अगर बचता है तो आधे घंटे का अगर बचेगा तो वो थर्सडे तक जाएगा लास्ट, बस उससे आगे नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरू नहीं करूंगा अब, नहीं आपके फिजिक्स शुरू होगी अभी। हाँ अब 2 फिजिक्स आएंगी। अब मुझे ये नहीं पता कौन आएगा, लेकिन स्लॉट में मैंने देखा कि नेक्स्ट फिजिक्स है, तो फिजिक्स शुरू हो जाएंगी अब आपकी। फिर उसके बाद 2 केमिस्ट्री आएंगी, फिर उसके बाद दोबारा बायो 2 होंगी। ऐसे सीक्वेंस में चलेगा सिलेबस, मैंने ऐसे आपका, मुझे नहीं ऐसा पता बच्चे, ये मैं नहीं जानता, मैं तो जो देखा है वो तेरे को बता रहा हूँ डायग्राम, लाइन डायग्राम से। तो फ्लोएम की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जब हम पढ़ेंगे, वो देखो चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल आई है कि भाई 2 दिन और, है ना, पीछा छोटा, सही है। कंडक्शन ऑफ फूड बोलो ऐसे, फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स टू नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसे आप सोर्स सिंक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। जब ग्रीन पार्ट की बात करते हो तो बताओ मेनली हम लीफ की बात करते हैं, लेकिन क्या फोटोसिंथेसिस केवल लीफ करती है? नहीं बच्चे, उसके अलावा भी कर सकते हैं, फ्रूट भी, स्टेम भी, है ना। बस होने क्या चाहिए? ग्रीन होने चाहिए। तो आप बताइए कि फ्लोएम का काम है फूड का कंडक्शन करवाना। कहां से करवाएंगे? हाँ, ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट की तरफ। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो आप बताएंगे कि फ्लोएम इज ऑल्सो फॉर्म बाय 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो एक टिश्यू है, इसमें 4 टाइप की सेल्स होंगी, हाँ या ना? जिनमें सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे किसको? बोलो, सीव एलिमेंट को। किसको पढ़ेंगे? सीव एलिमेंट्स में बोलो 2 स्ट्रक्चर याद करनी है। एक तो याद करनी है बोलो सीव ट्यूब, और एक याद करनी है सीव सेल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बताओ, सीव ट्यूब इन एंजियोस्पर्म्स एंड सीव सेल्स इन जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स। ठीक है बात या नहीं? लेकिन हमारे चैप्टर में यहां डिटेल किसकी है? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी एंजियोस्पर्म्स। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। नंबर 2 पे जो आपको याद करना है, वो आपको याद करना है कंपेनियन सेल्स को। किसको? आप बताइए, कंपेनियन सेल्स या हम याद करेंगे बोलो एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है बात या नहीं? आप बताएं कि कंपेनियन सेल की बात हो रही है तो इसका मतलब बात चल रही है एंजियोस्पर्म्स की। और अगर बात किसकी हो, तो आप बताइए कि बात हो रही है जिम्नो और टेरिडोफाइट्स की। पूछो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सीव एलिमेंट होता है वो ए न्यूक्लिएटेड होता है। बोलो, सीव एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सीव एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो सीव एलिमेंट के जो फंक्शंस हैं वो सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स रेगुलेट करती हैं। किसके फंक्शंस? सीव एलिमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? कौन? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो बताइए कि सीव ट्यूब के फंक्शन रेगुलेट करती हैं कौन, और सीव सेल्स के फंक्शन रेगुलेट करता है कौन? आपको ये भी पता होना चाहिए, बस याद नहीं करना, इसको एनसीईआरटी में है नहीं, कि एल्ब्यूमिनस सेल्स को स्ट्रॉसबर्गर सेल्स भी कहा जाता है। क्योंकि स्ट्रॉसबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने इनको ढूंढा था, इसलिए इनको स्ट्रॉसबर्गर सेल्स भी कहा जाता है। लेकिन आपको इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी, लेकिन आप रिपीटर हैं तो पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन या इधर उधर कहीं मिलेगा जरूर कि स्ट्रॉसबर्गर सेल्स का फंक्शन बताओ। अगर मिलेगा तो दुखी नहीं होना है आपको। स्ट्रॉसबर्गर सेल मतलब बात किसकी चल रही है? एल्बुमिनस सेल्स की बात चल रही है। आगे बढ़े, अब नंबर 3 पे आओगे, तो नंबर 3 पे बताओगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या बताओगे? और नंबर 4 पे है फ्लोएम फाइबर्स।
ठीक है बात या नहीं? अब इसमें से बताओ कि भाई सीव एलिमेंट्स, पैरेन्काइमा सेल्स, कंपेनियन सेल्स, ऑल आर लिविंग बट फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। फाइबर्स क्या है, लेकिन लिविंग कौन कौन? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? यहां तो कोई प्रॉब्लम? कितनी सेल्स हैं? पहली, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सही है। अब बताएं कि अगर सीव एलिमेंट में सीव ट्यूब पढ़ रहे हो तो क्या होगा, और सीव ट्यूब के साथ कंपेनियन सेल्स आएंगी। और अगर आप सीव सेल्स पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, जिम्नो या, और साथ में एल्ब्यूमिना सेल्स आएंगी। सही है बात या नहीं? यस और नो? आप बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द ऑरिजिन, जाइलम भी जो है वो बच्चे प्राइमरी जाइलम पढ़ा था ना हमने, तो यहां पढ़ोगे प्राइमरी फ्लोयम, जाइलम की तरह ही प्राइमरी। और प्राइमरी फ्लोयम के दो पार्ट, बोलो प्रोटोफ्लोयम जो कि स्टार्टिंग में ही बनता है, और एक याद करोगे मेटाफ्लोयम जो कि बाद में बनता है। और नंबर 2 पे आएगा फिर कौन, सेकेंडरी फ्लोयम। ठीक है बात या नहीं? अब बच्चा यहां क्या करता है कि जैसे ही प्राइमरी फ्लोयम पढ़ता है तो फिर मेरे को कहता है कि सर प्रोटोफ्लोयम और मेटाफ्लोयम के बेसिस पर यहाँ एंडार्क एक्सार्क वाली कंडीशन, मैं कहता हूं याद नहीं करनी है, याद नहीं करनी है। उसका रीजन क्या है वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ या ना? तो प्रोटोफ्लोयम मेटाफ्लोयम मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम की तरह ही बन रहा है, हाँ या ना? क्योंकि वेस्कुलर बंडल साथ साथ डेवलप होते हैं। और ऐसा जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बने वो सेकेंडरी जाइलम है, और ऐसा फ्लोयम जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बने वो सेकेंडरी फ्लोयम है। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो खड़े हो सकते हैं आप, कोई नहीं। तो सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे बच्चे सीव ट्यूब्स को। किसको? क्योंकि हमें डिटेल तो इन्हीं की करनी है, हाँ या ना? बोलो सीव ट्यूब्स सिलेंड्रिकल या ट्यूब्यूलर सेल्स हैं? लिविंग सेल्स हैं? तो आप इसको लिविंग सेल्स लिखने की बजाय बोलो लिविंग सिंसाइटियम। लिविंग सिंसाइटियम बोलने का रीजन है, बोलो मल्टीपल सेल्स हैं लिविंग जो आपस में फ्यूज हो गई हैं और जिंदा भी हैं, फ्यूज हो गई हैं और जिंदा भी हैं। जैसे एक सेल है, दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये आपस में लिविंग भी है, जिंदा भी है, फ्यूज तो हुई हुई है, साथ ही साथ जिंदा भी है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ऐसे, ठीक है। इसमें बोलो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, जैसे इसको बोलो सेल बी सी डी, आपस में जुड़ गई है ना ये, तो इसको बोलो कि ये एक सीव ट्यूब सेल है। कितनी दिखी हैं? 4 हैं, चारों आपस में जुड़ी हुई हैं, हाँ या ना? इनकी जो कॉमन वॉल होती है इसको कहते हैं सीव प्लेट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीव प्लेट। बोलो कॉमन वॉल है इनकी। सही है। उस पे जो पोर्स होते हैं उनको बोलो कहते हैं सीव पोर। क्या नाम देते हैं? और इनके थ्रू ही फूड जो है वो आगे सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है, हाँ या ना? यस और नो? अच्छे से। तो बताओ लिविंग सिंसाइटियम होने का मतलब है कि सेल्स जिंदा हैं, बोलो ऐसे, और आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, और इनकी जो कॉमन वॉल होती है वहां पर पोर्स पाए जाते हैं, सी पोर्स, जिसके जिससे ये एक ना ट्यूब लाइक बिहेवियर करती हैं ये। सीव सेल के केस में क्या होता है कि जब हम जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हैं ना सीव सेल, तो सीव सेल के केस में ये होता है कि अगर हम सीव सेल की बात करें, किसकी?
तो सीव सेल में जो पोर होते हैं वो लेटरल वॉल्स पर होते हैं, तो वो एक ट्यूब की तरह बिहेव नहीं करते, हर सीव सेल इंडिविजुअली वर्क करती है, इसलिए उसको अलग अलग पढ़ना होता है, इसलिए बोलते हैं सीव सेल। लेकिन यहां बहुत सारी सीव सेल आपस में क्या हो गई हैं, फ्यूज हो गई हैं, और फ्यूज होकर ट्यूब लाइक बिहेवियर करती हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं सीव ट्यूब सेल्स। और जब मल्टीपल सेल्स आपस में जुड़ जाएं तो, सही है बात या नहीं, फ्यूजन ऑफ मल्टीपल सेल्स इज नॉन एज सिंसाइटियम। अगर वो फ्यूज होने वाली सेल्स डेड हैं तो डेड सिंसाइटियम, और जिंदा हैं तो लिविंग सिंसाइटियम। सही है बात, यस और नो। साथ ही साथ बताना है कि इनके न्यूक्लियस क्या हो जाता है, एब्सेंट। तो बताओ कि ये सेल्स कैसी होती हैं, एट मैच्योरिटी। ये बोलना जरूरी है आपके लिए, रीजन बताता हूं। इन सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैच्योरिटी पर, इसका मतलब जब ये सेल पहली बार प्लांट बॉडी में बनी थी तब तो इनमें न्यूक्लियस था, तब तो इनमें न्यूक्लियस, वो धीरे धीरे क्या हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ आ रही है बात, नहीं, हाँ तो आनी भी चाहिए, इस बात को ऐसे समझेंगे आप कि भाई ए न्यूक्लिएटेड एट मेच्योरिटी। जैसे आपने ब्लड पढ़ा तो ही उसमें पड़ी होगी आरबीसी, आपने कहा कि आरबीसी जब आपके रेड बोन मैरो से बनती है इरिथ्रोसाइट्स, तो उनमें न्यूक्लियस होता है, हाँ या ना। लेकिन जैसे जैसे वो सेल अपनी मैच्योरिटी पर आती है तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस गायब हो जाता है। तो क्या ह्यूमन सेल के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बोलो हाँ, मैच्योरिटी पर नहीं होता। तो सामने वाले से क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई आरबीसी मैच्योर बता रहे हो या इमेच्योर, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी, हाँ या ना, यस और नो। तो बताइए कि ये कैसी है, ए न्यूक्लिएटेड एट, बोलो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट एंड साइटोप्लाज्म फाउंड ऑन पेरिफेरी ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म सेल के पेरिफेरी पर प्रेजेंट होता है। जैसे ना मैं एक सेल का डायग्राम यहां से बाहर लेकर जा रहा हूं, इस सेल के डायग्राम को बाहर पढ़ते हैं अपने। तो बताओ कि भाई ये एक सीव ट्यूब सेल है, ये वाली सीव ट्यूब सेल है। इस सीव ट्यूब सेल के अंदर बोलो प्राइमरी वॉल बनती है पहले, फिर सेकेंडरी वॉल बनती है। प्राइमरी के अंदर की तरफ क्या बनेगी, तो बताओ मैच्योर सेल है ये, तो प्राइमरी के साथ सेकेंडरी वॉल भी होगी, लेकिन सेकेंडरी वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है, बोलो। एक मिटाना था, दोनों मिट गए। सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हुआ है लेकिन लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ, पूछो क्यों, लिग्निन डिपॉजिट होता तो सेल मर जाती ना बेटा, सेल तो जिंदा है, सेल तो जिंदा है, और इनके कॉमन जो वॉल्स होते हैं वहां पर पोर्स हैं, सही है। सेल के साइटोप्लाज्म में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, सेल के लार्ज सेंट्रल, और वैक्यूल का साइज काफी बड़ा होता है। अगर आपको याद हो तो, नहीं आपको याद हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं है। हाँ तो एनसीईआरटी वहां एक बात लिखती है, पेज नंबर 34 पे आप देखो ना, अगर वैक्यूल के बारे में, हाँ 134 ही तो बोला है, 34 बोला गया, 134, 134 पे वैक्यूल लिखी हुई है, देखो आप। इसमें जो पहला पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन में एनसीईआरटी लिख रही है कि भाई वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90%, कर सकती है। हमेशा साइटोप्लाज्म का 90% इसके पास होगा ऐसा जरूरी हो सकता है। और अगर कोई पूछे ना कि भाई सबसे ज्यादा वैक्यूल बड़ी वाली और 90% वाली कौन सी, तो आप बताना सीव सेल की वैक्यूल 90% तक ये ऑक्यूपाई कर लेती है सेल के साइटोप्लाज्म को, मतलब साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को। पूछो क्यों, इसका आंसर मैं दे चुका हूं फ्लोएम के फूड ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। मैंने कहा था जब फ्लोएम में सुक्रोज आता है
तो फ्लोएम के अंदर पानी की डिमांड बढ़ती है, तो आसपास का जो जाइलम होता है वहां से पानी को लिया जाता है और सेल में ट्रगर प्रेशर को बढ़ाया जाता है। और आप बताइए, जब आसपास की सेल से आप पानी लेंगे तो एक्स्ट्रा वाटर रखेंगे कहाँ? तो वैक्यूल का साइज, जिससे सेल में ट्रगर प्रेशर डेवलप होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए वैक्यूल की सेल्स में, फ्लोएम की सेल्स में वैक्यूल का साइज थोड़ा बड़ा मिलता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? यस और नो? दूसरे नंबर पे आपको फ्लोएम की सेल्स के साथ याद करना है, और न्यूक्लियस मैंने बनाया नहीं, न्यूक्लियस मैंने बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? हाँ, और इनका साइटोप्लाज्म पेरीफेरी की तरफ होता है, साइटोप्लाज्म पेरीफेरी की तरफ होता है। ये तो क्लियर है आपको? नंबर 2 पे जो हम पढ़ेंगे उनका नाम है कंपेनियन सेल। क्या नाम है? कंपेनियन सेल। इनको सिस्टर सेल भी कह सकते हो आप। पूछो क्यों? आप सोचो, हमारे पास मेरिस्टेम में 3 टाइप की सेल्स थी। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, इसमें 3 टाइप की सेल्स थी। उसमें से कुछ सेल्स कह रही है यार हम तो अपने डेवलपमेंट पर फ्लोएम फाइबर्स को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? किसको बनाएंगे? एक सेल कह रही है कि मैं मेरी मेच्योरिटी पर फ्लोएम पैरेन्काइमा को बनाऊंगी, है ना? और तीसरे टाइप की सेल हैं जो कह रही हैं कि हम किसको बनाएंगे? सीव सेल्स को या सीव ट्यूब सेल्स को। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब बताइए कि जो सेल किसको बना रही होती हैं, उन्हीं में से ही कुछ सेल्स कंपेनियन सेल्स बन जाती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल सेम सेल से डेवलप हुई हैं। सीव ट्यूब सेल और सेम सेल से डेवलप हुई हैं, इसलिए इनको हम सीव ट्यूब सेल्स की सिस्टर सेल बोल देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? भाई आप पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं डेवलपमेंट के दौरान। हाँ या ना? तो आप बताओ कि कुछ सेल्स ऐसी हैं जो डेवलप हो रही हैं किसमें, कुछ ऐसी हैं जो डेवलप हो रही हैं किसमें, और कुछ ऐसी हैं जो डेवलप हो रही हैं किसमें। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? लेकिन जो सेल सीव ट्यूब को बना रही थी उनमें से ही कुछ सेल किसमें डेवलप हो गई। तो इसका मतलब सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल का ऑरिजिन जो हुआ है वो सेम सेल से हुआ है। इसलिए आप कंपेनियन सेल को सीव ट्यूब सेल की सिस्टर सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिस्टर सेल कह सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ या ना? बताइए, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब सेल्स। सही है बात या नहीं? अब बताओ कि भाई ये तो एक सीव ट्यूब सेल हुई, इस सीव ट्यूब सेल के साथ ये एक कंपेनियन सेल है। सीव ट्यूब सेल के साथ एक, ये भी एक मैच्योर सेल ही होगी, मतलब जैसे सीव सेल है वैसे ये भी है। इसमें भी वही एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगी, अंदर से सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हुआ होगा, सारी कहानी वही है। हाँ या ना? इसमें भी वैक्यूल प्रेजेंट होगी। सही है बात या नहीं? लेकिन अब आप बताओ कि भाई कंपेनियन सेल के साथ एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और सीव ट्यूब सेल में न्यूक्लियस नहीं है। तो ये जो सेल पढ़ रहे हैं वो तो हम पढ़ रहे हैं सीव ट्यूब सेल, और ये जो सेल पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं। सही है बात या नहीं? अब दोनों में से न्यूक्लियस किसमें है, और फंक्शन कौन रेगुलेट कर रहा है? सही है बात या नहीं? अब होगा क्या कि जब सेकेंडरी वॉल बनेगी, जब सेकेंडरी वॉल बनेगी, तो सेकेंडरी वॉल बनते टाइम बोलो कुछ जगहों पर सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और वहां से सेल वॉल रह जाएगी बोलो थिन, केवल प्राइमरी वॉल बनेगी, सेकेंडरी वॉल। अब बताओ कि अगर सेकेंडरी वॉल में लिग्निन हो, क्या हो? तो सेल डेड हो जाती है, और जिन जगहों पर लिग्निन का डिपोजिशन, उनको पिट कहा जाता है। अब बोलो ये पिट तो नहीं है, लेकिन है पिट जैसी ही स्ट्रक्चर।
क्योंकि सेल तो लिविंग है ना, डेड तो है ही नहीं। पिट्स होना तो डेड सेल का स्ट्रक्चर का मतलब डेड सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। तो आप बताओ ये पिट जैसी स्ट्रक्चर है, पिट जैसी स्ट्रक्चर है पिट तो आप बताइए इस जगह को हम नाम देते हैं पिट फील्ड। क्या नाम देते हैं? तो बताइए कि साइटोप्लाज्म ऑफ कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब सेल कंटेक्ट विद ईच अदर बाय पिट फील्ड। पिट्स नहीं बोलना, क्योंकि पिट्स तब होते हैं जब साइटोप्लाज्म होता ही नहीं है, डेड सेल्स में जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। तो पिट फील्ड बोलिए, जहां पर वॉल थिन रह जाती है, सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन नहीं होता, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो आप बताइए कि भाई साइटोप्लाज्म ऑफ सीव ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? यहां तो कोई प्रॉब्लम? और आपको एनसीईआरटी एक लाइन लिख के देती है, पूछो क्या? एनसीईआरटी लिखती है कि प्रेशर विद इन द सीव ट्यूब सेल्स, बोलो ऐसे, मेंटेन्ड बाय कंपेनियन सेल्स। ये बात मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाई थी आपको। मैंने कहा कि भाई अपने पास ना मीजोफिल सेल है, क्या है? और मीजोफिल सेल से सुक्रोज बनता है, और सुक्रोज आता है कंपेनियन सेल में। इसको कहते हैं फ्लोएम लोडिंग, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है। और फिर ये सुक्रोज जो है वो पिट फील्ड से होता हुआ सीव ट्यूब सेल में आता है, तो यहां वाटर की डिमांड, तो फिर जाइलम से पानी अंदर आता है, तो यहां का प्रेशर बढ़ जाता है। और बताइए कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था कि फूड ट्रांसलोकेट फ्रॉम हाई टीपी टू हाई टर्गर प्रेशर टू हाई टर्गर प्रेशर टू हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर। ऐसी बात भी हुई थी अपनी, अगर आपको याद हो तो। हाँ या ना? यस और नो? अरे हाँ ना तो बोलो। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि कंपेनियन सेल्स रेगुलेट, बोलो ऐसे, क्या? प्रेशर बिटवीन इन किसमें? हाँ, मेंटेन द प्रेशर इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स। क्लियर है बात आपको? यहां तो कोई डाउट, कोई कोई ऐसी बात जो लगे कि समझ नहीं आई तो पूछो। बढ़े आगे फिर। जहां सेकेंडरी वॉल, लिग्निन की बात मत कर, मैं बार बार बोल रहा हूं। लिग्निन आ गया तो सेल मर गई। हाँ, पिट होना तो डेड सेल का रीजन मतलब करेक्टर हो गया ना। पिट फील्ड बोल तो वो जगह जहां सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। हाँ, तो प्राइमरी वॉल में से प्लाज्मोडेस्माटा बन जाएंगे ना मेरे भाई, ये भी तो याद कर। दो नेबरिंग प्लांट सेल्स के बीच में कनेक्शन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। जहां पिट फील्ड होता है वहीं प्लाज्मोडेस्माटा बनते हैं, बोलो ऐसे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? और प्लाज्मोडेस्माटा दो प्लांट सेल्स के बीच में क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, जिसमें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स हेल्प करती हैं। कौन हेल्प करती हैं? ट्यूब्यूल्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन हेल्प करती हैं? ट्यूब्यूल्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां तो कोई प्रॉब्लम और कोई डाउट, या समझ ही नहीं आ रहा? एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है साथ साथ, जरूरी है। हाँ, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में एक मतलब फैला हुआ है कि बिना नोट्स बनाए एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी समझ नहीं आती। और दूसरा, इसमें एनाटॉमी जो है उसमें एनसीईआरटी का रोल ज्यादा नहीं है। आप ये करो, आप वो करो, और मैं आपको जैसे एनाटॉमी खत्म करूंगा ना लास्ट लेक्चर में, तो नीट में 2016 से आज तक कहां कहां से कौन कौन से पोर्शन से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए हैं, थर्ड एक्सरसाइज मैं यही क्लास के अंदर आपको सॉल्व करवाऊंगा। एनसीईआरटी का पेज खोल के आप देखो कि इस पेज से ये लाइन का क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया। क्लासिकल बॉटनी, प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, और इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि वास्तव में एक क्लासिकल बॉटनी के अंदर ही आते हैं, मॉडर्न में नहीं है वो।
क्लासिकल का मतलब है जिसमें प्लांट से रिलेटेड बातें ही करनी है आपने। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मतलब जिसमें प्लांट्स को यूज कर रहे हो आप। इकोलॉजी के लास्ट के 2 चैप्टर, ये सब मॉडर्न बॉटनी है। मॉडर्न बॉटनी है, क्लासिकल बॉटनी है जो प्लांट से जुड़ी हुई है डायरेक्ट, और वो हमेशा चलती है रेफरेंसेस के बेसिस पर। इसलिए जब भी आपके नोट्स लिखोगे, आप मॉड्यूल्स देखोगे, इधर उधर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के अगर आप पढ़ोगे स्टेटमेंट्स या थ्योरीज को, तो आपको बहुत सारे हर जगह एक्सेप्शन लिखे हुए मिलेंगे। जैसे मैंने थिकनिंग की बात करी थी, मैंने कहा 5 थिकनिंग है, लेकिन आपको 2 ही याद करनी है, एनुलर और पिटेड, बस। बाकी अगर बीच की याद करोगे तो रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये इसमें मिलता है, ये इसमें मिलता है, ये इसमें मिलता है। होता तो ऐसा है, लेकिन ये अलग अलग है जो अलग अलग प्लांट्स में मिल रहे हैं। और एनसीईआरटी ने रेफरेंसेस की बात नहीं करी है, एनसीईआरटी ने एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, डाइवर्सिटी और लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म जनरलाइज पढ़ाया है, रेफरेंस देकर नहीं। उसने जनरलाइज बात बताई है कि भी प्लांट में जनरली ऐसा होता है। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो इसलिए ये रटने के टॉपिक नहीं है, ये केवल एनसीईआरटी से करने के टॉपिक है, और इतना बड़ा लंबा खींचने की इनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेसिक बात क्लियर हुई, इसका मतलब एग्जाम में +4 हुआ। एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी और लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। और वैसे भी लोग कहते हैं कि ये तो रटने वाले ही हैं, क्योंकि क्लासिकल बॉटनी है। यहाँ क्या है, बच्चा रेफरेंसेस पे ध्यान ज्यादा देता है, जनरल बातों पर कम। और आपको जनरलाइज स्टडी करनी है, रेफरेंसेस के बेसिस पर नहीं जाना है। ठीक है, तो ज्यादा सही कर पाओगे आप क्वेश्चन बॉटनी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा को। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी बताओ, लिविंग सेल्स हैं? कैसी सेल्स हैं? लिविंग सेल्स हैं, तो बताओगे कि इनकी सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी हुई है, क्योंकि पैरेन्काइमा का कैरेक्टर ही सेलुलोजिक सेल वॉल है। हाँ या ना? इनका काम बोलो, स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल्स। एनसीईआरटी लिखती है लेटेक्स, म्यूसिलेज, रेजिन्स। अब बच्चा कहता है ये क्या है, मैं कहता हूं ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, अदर मटेरियल्स हो गए ना। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते तो फूड या प्रोटीन या फैट या डीएनए, आरएनए, ये सब हो जाता। हाँ या ना? यस और नो? लेकिन अभी ये क्या हो गया है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो अदर मटेरियल जैसे कि लेटेक्स, जैसे कि म्यूसिलेज या रेजिन्स की अगर आप बात कर ले, तो इनका स्टोरेज करते हैं। और दूसरा बच्चों, जाइलम पैरेन्काइमा की तरह इनका भी काम है, बोलो, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, आप बताइए कि भाई जैसे हमने ये फ्लोएम पढ़ा, तो फ्लोएम के अंदर ये सीव सेल्स, इनके साथ ये कंपेनियन सेल, ये सीव ट्यूब सेल है ना, तो इनके आसपास होती हैं बोलो सिलेंड्रिकल या टेपरिंग एंड वाली सेल्स। इनको कहा जाता है बोलो फ्लोएम पैरेन्काइमा। ध्यान रखना बात का, जब मैंने आपको जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ाई थी ना, यहां रेडियल कंडक्शन के साथ ये वाली, तो मैंने सेल्स बनाई थी स्फेरिकल, गोल गोल। हाँ या ना? लेकिन फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में बात याद रखना, एनसीईआरटी ने खुद लिख के दिए हमें कि इनकी जो सेल्स होती है ना, सेल्स या तो सिलेंड्रिकल होती हैं और या फिर एलोंगेटेड टेपरिंग एंड के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? एलोंगेटेड और टेपरिंग एंड के साथ किनकी सेल्स? फ्लोएम पैरेन्काइमा की। और इनका काम क्या है कि जब सीव ट्यूब से फूड आएगा ना, तो कंपेनियन सेल से इनको दिया जाएगा और ये आगे ट्रांसफर करेंगे। इसको बोलेंगे हम क्या? रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? जैसे रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर जो है वो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स का फंक्शन है, तो ऐसे रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड जो है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स का फंक्शन है। समझ रहे हैं बात? अरे हाँ ना तो बोलो अच्छे से ना। नंबर 4 पे पढ़ोगे आप फ्लोएम फाइबर्स।
फ्लोएम फाइबर्स आप बताइए डेड हैं, कैसे हैं, और साथ में स्क्लेरेन काइमेटस। आप याद करिए जब हम फाइबर्स की बात करते हैं तो दो टाइप के फाइबर पढ़ते हैं, एक हमने पढ़े थे स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर्स और दूसरे पढ़े थे स्क्लेरिड्स इन द पल्प ऑफ द पियर, गुआवा, स्पोटा। पीछे से फोर्थ बेंच सेकंड बच्चा, फोर्थ बेंच काउंट करो पीछे से, ये बीच वाली रो में। हाँ, हाथ लगा इसको, आप उठो। क्या नाम है आपका बेटा? अंशु। लास्ट वीक आप क्लास में नहीं आई, वैसे आप फिजियोलॉजी में बिल्कुल रेगुलर थी, कंटिन्यूअस, लेकिन एंजाइम शुरू हुआ उसके बाद से आप क्लास में नहीं है। हाँ, 2 लेक्चर के बाद। क्यों? सैटरडे को बस एब्सेंट नहीं थी, आप पहले भी एब्सेंट थी। कहाँ थी आप? टेस्ट की तैयारी कर रही थी? हाँ या ना? सारी क्लासेस में नहीं आई थी या सिर्फ मेरी क्लास में कि एनाटॉमी टेस्ट में नहीं आ रहा? 2 क्लासेस में आई थी आप, कौन कौन से में? मैं पूछ रहा हूँ कि चारों क्लासेस में एब्सेंट थी या सिर्फ एक दो क्लास में एब्सेंट थी? हाँ, सब्जेक्ट में चारों में एब्सेंट थी, कुछ कुछ में आई थी आप। बैठो बैठो। तो फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डेड और स्क्लेरेन काइमेटस कैसे? और इनका काम सिर्फ एक ही है, पूछो क्या? मैकेनिकल सपोर्ट। क्या करना? क्योंकि डेड है ना, तो ट्रांसपोर्ट तो करेंगे नहीं, तो इनका काम केवल क्या हो गया? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और बताइए इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है, क्या है? इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बोलो, जूट, हेम्प, ये ऐसे फाइबर हैं बच्चे जिनको हम कमर्शियली यूज करते हैं। और आप बताइए फ्लोएम फाइबर्स का दूसरा नाम बास्ट फाइबर्स भी है, क्या है? क्या है? फ्लोएम फाइबर्स का दूसरा नाम बास्ट फाइबर्स। और बास्ट मतलब क्या हो गया कि भाई फ्लोएम फाइबर्स है, कभी भी लिखा हुआ है, और कमर्शियली यूज होते हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है इनकी। किनकी? बास्ट, ब्लास्ट नहीं। हाँ, ब्लास्ट, बास्ट फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स कहेंगे। तो सीव ट्यूब एलिमेंट जो है वो दो टाइप का है, सीव सेल और सीव ट्यूब सेल। लेकिन आप बताइए कि एंजियोस्पर्म में क्या पढ़ना है? हाँ, सीव ट्यूब्स और उनके साथ कंपेनियन सेल्स। और फंक्शन उनके रेगुलेट कौन करता है? कंपेनियन सेल्स। कौन रेगुलेट करता है? कंपेनियन सेल्स। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो फिर एनसीईआरटी पढ़ो, देखो क्या कह रही है एनसीईआरटी फ्लोएम में। नीचे नीचे 87 नंबर पेज पे आओ। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द, मैंने यहां लिख दिया ग्रीन पार्ट, क्योंकि एनसीईआरटी ने टर्म लगाई यूजुअली, तो मुझे इससे यूजुअली नहीं लगाना पड़ा। सही है बात या नहीं? तो ग्रीन पार्ट आ गया, तो लीफ, फ्लावर, फ्रूट, फ्लावर का ग्रीन पार्ट जैसे सेपल और ग्रीन स्टेम, जो भी ग्रीन होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम। जिम्नोस्पर्म हैव द एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड, अभी अभी बात हुई है अपने, यहीं पर मैंने बताया आपको कि अगर आप सीव एलिमेंट में सीव सेल्स की बात करेंगे, मतलब किसकी बात हो रही है? जिम्नोस्पर्म्स की, हाँ या ना? और अगर जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स हैं तो उनके साथ उनके फंक्शन कंट्रोल करने के लिए, और एंजियोस्पर्म्स में कौन होता है और उनके फंक्शन कंट्रोल करने के लिए? तो दे लैक द सीव ट्यूब एंड, तो एनसीईआरटी ने डिटेल हमें एंजियोस्पर्म की करवाई है, मतलब सीव ट्यूब पढ़ाया है। तो एनसीईआरटी कह रही है कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर आल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। ये मैंने डायग्राम बनाया आपके लिए, मैंने कहा ये कंपेनियन सेल है, इसके साथ मतलब सीव ट्यूब सेल है, इसके साथ एसोसिएट रहती है कौन?
कंपेनियन सेल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देयर एंड वॉल आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीव। ये मैंने कहा इनकी कॉमन वॉल होती है, इसको सीव प्लेट कहते हैं, जिस पर पोर्स हैं। परफोरेटेड मतलब पोर्स प्रेजेंट हैं, और उसको हम पोर को नाम क्या दे रहे हैं, सीव पोर। ए मैच्योर सीव एलिमेंट पॉसेज ए पेरिफेरल एंड लार्ज वैक्यूल बट लैक। ये देखो आपने सीव ट्यूब में कहा कि सेंट्रल एक लार्ज वैक्यूल होती है, साइटोप्लाज्म इसका पेरिफेरी की तरफ होता है, और न्यूक्लियस इसमें, तो न्यूक्लियस नहीं है, तो इसके फंक्शन रेगुलेट कौन करेगा। तो आप कहते हैं कि द फंक्शंस ऑफ द सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटा सेल्स which are closely associated with the sieve tube element। closely मतलब बीच में कोई स्पेस नहीं है, हाँ या ना। आगे बढ़ो। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल पर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड, यस और नो, प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। मैं लाइन आगे पीछे कर दी मैंने। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स, ये दोनों आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स प्रेजेंट, हाँ, कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, क्योंकि ट्रांसवर्स वॉल पर तो सीव पोर आ गए, तो लॉन्गिट्यूडनल वॉल पर कंपेनियन सेल के साथ सीव ट्यूब सेल्स जुड़ती हैं। क्लियर है ये भी बात आपको। मुस्कान तेरी एनसीईआरटी कहाँ है, बैग में है, वाह भाई, चलो चलो। द कंपेनियन सेल्स हेल्प इन द मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन, ये मैंने आपको समझाया कैसे, कि भाई जो मीजोफिल सेल में फूड बनता है वो सुक्रोज बन के पहले कंपेनियन सेल में आता है, फ्लोएम लोडिंग, फिर कंपेनियन सेल से वो फूड कहां जाता है, सीव ट्यूब के अंदर। तो सीव ट्यूब में वाटर की डिमांड, तो आसपास की जो सेल्स होती हैं वहां से पानी अंदर आता है सेल्स के, तो सेल में टर्गर प्रेशर डेवलप होता है। यस और नो, यस और नो। आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स। मैंने डायग्राम बनाते टाइम इस बात का ख्याल रखा कि मैं फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स को स्फेरिकल ना बनाऊं, और मैंने बोल के ये डायग्राम बनाया कि एनसीईआरटी ने हमें बताया है कि पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो सिलेंड्रिकल और टेपरिंग एंड के साथ होती हैं, इनका डायग्राम गोल नहीं बनाना, हाँ या ना। विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड द वॉल इज कंपोज्ड ऑफ हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। अब यहां एक प्रॉब्लम है लाइन में। प्रॉब्लम यह है कि सर पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग है या डेड है, लिविंग है, तो इनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, पिट्स तो तब होते हैं जब लिग्निन आता है, और लिग्निन तो है नहीं इनके अंदर डिपोजिट। और एनसीईआरटी ने लिख दिया है कि द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलेज एंड हैज थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द। तो आप इसको पिट्स की जगह पिट फील्ड कर लो पेंसिल से, ठीक है बात या नहीं, क्योंकि पिट्स होना किसका काम है। कल को ये लाइन अगर एग्जाम में आ जाए ना बच्चे एज इट इज, और करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जाए, तो आपको इस स्टेटमेंट को करेक्ट मानना है। लेकिन आज समझने के लिए इसलिए मैंने बोला पेंसिल से, या फील्ड मतलब फील्ड भी ऐड कर लो, ताकि जब आप घर पे पढ़ो तो आपको ये दिक्कत ना आए, आपको पता हो कि जो जाइलम है उसकी वेसल्स और ट्रैकेट्स में मिलते हैं पिट्स, और फ्लोएम की सेल्स में पिट्स ना पढ़ के पिट फील्ड पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं, पिट फील्ड, सही है बात। आगे बढ़ो। हाँ बेटा, अच्छा आज इतनी एनर्जी कैसे आ गई इनमें तीनों में ही। हाँ वैसे जनरली इनकी नींद पूरी नहीं होती, और आज सबसे ज्यादा तेज ये सबसे तीनों बोल रही है लास्ट वाली, है ना। अच्छा फोर्थ लेक्चर है, और आज स्पेशल डाइट भी है मेस में, नहीं। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। फ्लोएम, ये लाइन अंडरलाइन कर लो, अभी पढ़ाई नहीं है मैंने। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स। ये क्या करेंगे हम एनाटॉमी पढ़ेंगे ना, डाइकोट मोनोकोट रूट, डाइकोट मोनोकोट स्टेम, डाइकोट मोनोकोट लीफ, तो उस टाइम पे इसके बारे में बात करेंगे, अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है। कि फ्लोएम पैरेन्काइमा आर एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स। फ्लोएम फाइबर्स ब्रैकेट में क्या लिखा है,
आर मेड अप ऑफ द, these are generally absent in but are found in, हाँ ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने छोड़ दी, मैं लास्ट लेक्चर में उधर लिख के आया हूं और यहाँ छोड़ दी मैंने। सही है, जो लाइन बहुत सही है उसको नहीं छोड़ना। तो आप बताओ कि मेनली फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। अब ना ऐसे याद करो, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम मैंने पहले बताया आपको, मैंने यहां बताई ये बात, मैंने कहा कि भाई जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन फ्लोएम भी प्राइमरी, और आप बताइए कि सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है ना उसमें ये चारों सेल होती हैं। प्राइमरी फ्लोएम में तो बेसिकली तीन ही है, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा। इसलिए हम फ्लोएम को सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं। और फाइबर केवल किसमें मिलते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम में। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये मेरी एपोलॉजी है जी। दीज आर, मैं जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा ही रहा हूं तो फिर मेरे को हर लाइन बतानी चाहिए। जो लाइन मुझे अभी नहीं पढ़ानी वो तो चलो ठीक है मैंने नहीं बोली, तो बाकी तो मेरे को नहीं बोलना चाहिए ना, इसमें गड़बड़ कर दी मैंने थोड़ी सी, इसके लिए सॉरी बच्चे। दीज आर मच एलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड हैव द सेल वॉल ऑफ द फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट, एंड मैच्योरिटी पर ये फाइबर अपना प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं और डेड हो जाते हैं क्योंकि लिग्निन डिपॉजिटेड है इसमें। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लेक्स, हेम्प आर यूज्ड, इनको याद करना है। और आपको ये भी याद करना है कि भाई पहली बार जो फ्लोएम बनता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी में भी क्या कहते हैं? और लेटर बनने वाले को, तो आप देखो, द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब एंड रेफर टू एज, एंड द लेटर फॉर्म फ्लोएम हैज द बिगर सीव ट्यूब्स आर रेफर टू एज। वही बात है कि जो प्राइमरी प्लांट बॉडी में बनेगा जो, वो तो क्या कहलाएगा? सही है बात या नहीं? और जो उससे बाद बनेगा वो, और जब प्रोटोमेटा दोनों हो गए और प्लांट अब कहे कि यार मेरे को मैकेनिकल सपोर्ट के लिए गर्थ भी इंक्रीज करनी है, तो फिर सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्मेशन होगा और वो बनेगा वेस्कुलर कैम्बियम से। हाँ या ना? सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म्ड फ्रॉम वेसिकुलर कैम्बियम। सही है बात या नहीं? यस और नो? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो खड़े हो। जाइलम में तो होते हैं, जाइलम में नहीं होंगे तो मैकेनिकल सपोर्ट कैसे मिलेगी? जाइलम फाइबर का कमर्शियल यूज नहीं होता है। जाइलम फाइबर को कमर्शियल यूज ना करके हम क्या करते हैं, जाइलम को सेंट्रलाइज होता है ना, सेकेंडरी ग्रोथ पे टाइम पे पढ़ाऊंगा मैं, हार्टवुड और सैपवुड। ये जो दरवाजे, खिड़कियां, चेयर हम बनाते हैं अपने घरों में, ये हार्टवुड होती है जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, डार्क वुड। लकड़ी जितनी डार्क होती है उतनी क्वालिटी उसकी अच्छी बताते हैं आप। तो कमर्शियल यूज है जाइलम का, ऐसा नहीं कि वुड का जाइलम का मतलब कमर्शियल यूज नहीं है, है। लेकिन किस तरीके से उस पर थोड़ा सा काम करेंगे हम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, जब मैं हार्टवुड और सैपवुड बताऊंगा। स्पेशलाइज इसलिए कि पैरेन्काइमा सेल्स तो और भी बहुत सारी हैं आसपास, लेकिन हर कोई सेल सीव ट्यूब सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट नहीं कर रही है तो ये पैरेन्काइमा ही, लेकिन स्पेशलाइज्ड है क्योंकि सीव ट्यूब के फंक्शन को क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है। और बताओ, बस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम टिश्यू सिस्टम की। टॉपिक क्या है? देखो एक बात समझो, सबसे पहले हमने कहा टिश्यू। टिश्यू बनता है सेल से, ग्रुप ऑफ सेल से। अगर सारी सेल्स सेम है, सिंपल टिश्यू। डिफरेंट सेल्स हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सही है बात या नहीं? एक टिश्यू जो सेम टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है वो सिंपल टिश्यू हो गया। हाँ या ना? एक टिश्यू जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, अब क्या पढ़ रहे हो? बोलो, फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। मतलब एक ही टाइप की सेल से बना हुआ सिंपल टिश्यू, डिफरेंट सेल से बना हुआ, अब एक से ज्यादा टिश्यू मिलकर बनाते हैं
मतलब कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हो आप लगातार। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू दो टाइप का, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। अब आगे टिश्यू सिस्टम, टिश्यू मतलब मल्टीपल टिश्यू मिलकर जो बना रहे हैं, हाँ या ना, यस और नो। अब टिश्यू सिस्टम का जो फॉर्मेशन है, ये बोलो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। लेकिन ये फंक्शन और स्ट्रक्चर भी बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, ये बात मैं आज तीसरी बार बता रहा हूं। पहली बार मैंने बताई प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और, तो मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन या मैच्योरिटी ऑफ द सेल्स, डिफरेंशिएशन या फिर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द टिश्यू विद इन द प्लांट बॉडी। कि जो टिश्यू पेरीफेरी की तरफ होता है वो एपिडर्मिस को, जो सेंटर की तरफ होता है वो वेस्कुलर बंडल्स को, और जो बीच में होता है वो कॉर्टेक्स या पिथ या पैरेन्काइमा टिश्यू का फॉर्मेशन करता है लोकेशन के बेसिस पर, हाँ या ना। तो आप बताइए कि टिश्यू सिस्टम जो है वो हमें तीन टाइप के याद करने हैं। एक हमें याद करना है, बोलो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या बोलेंगे? और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो कहां से डेवलप होगा, प्रोटोडर्म से। तीन पढ़े थे मेरिस्टेम हमने, मेरिस्टेम के तीन पार्ट टीएस करवा के। एक बताया था प्रोटोडर्म, जिससे एपिडर्मिस के टिश्यूज की बात होती है या एपिडर्मिस के अपेंडेजेस की बात होती है। दूसरा बताया था ग्राउंड टिश्यू, और तीसरा बताया था प्रोकैम्बियम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। तो मेरिस्टेम का वो पोर्शन जो बाहर वाले सराउंडिंग का फॉर्मेशन करे वो प्रोटोडर्म, क्या कहेंगे? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम प्रोटोडर्म। दूसरे नंबर पे याद करना है, बोलो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और बताएंगे कि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो है डेवलप्ड फ्रॉम ग्राउंड टिश्यू, है बेटा। कॉर्टेक्स तो बाद में बनेगा ना, अभी तो मेरिस्टेम है ग्राउंड टिश्यू, कॉर्टेक्स तो इसमें आएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। और नंबर तीन पे आएगा, बोलो वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आएंगे। सही है। और ये हम बताएंगे कि डेवलप्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम। सही है। और ये आप बताइए कि भाई मेरिस्टेम में तीनों के तीनों ही, ये तीनों के तीनों क्या है, आप याद करिए एपिकल मेरिस्टेम का जब हमने टीएस पढ़ा तो मैंने कहा बल्क ऑफ सेल होता है, उसमें सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको प्रोटोडर्म कहते हैं, जो एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के अपेंडेजेस का फॉर्मेशन करती हैं। उसके अंदर की तरफ ग्राउंड टिश्यू है जो कि खाली जगहों को भरेगा पैरेन्काइमा टिश्यू से, और उसके अंदर की तरफ प्रोकैम्बियम है जो कि वेस्कुलर बंडल्स को डेवलप करता है। सही है बात या नहीं? तो तीन तरह का टिश्यू सिस्टम है, नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन। सही है बात या नहीं? तो सबसे पहले जो बात शुरू करेंगे वो किसकी करेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सही है। बोलो फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की सबसे बाहर वाली कवरिंग का फॉर्मेशन करने वाले टिश्यू का नाम, क्या नाम? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलकर एक टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एक ही टिश्यू होगा या एक से ज्यादा टाइप के? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एक ही टिश्यू होगा या एक से ज्यादा टाइप के? तो आप बताइए, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज आर फाउंड इन द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, हाँ या ना। उसमें जो पहली स्ट्रक्चर पढ़नी है आपको उसका नाम है, बोलो एपिडर्मिस। क्या नाम है? आउटर मोस्ट लेयर होती है बच्चे ये ऑर्गन्स की। सही है बात या नहीं? कैसी लेयर है?
बोलो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स, इनके सबसे बाहर वाली लेयर यूजुअली सिंगल सेल्ड लेयर होती है। ये सिंगल सेल लेयर से मेरा मतलब है ये एपिडर्मिस है। एक ही सेल्स की मतलब लेयर है जिसमें एक सेल लाइन में अरेंज्ड है, ऐसे सिंगल सेल लेयर है। यूजुअली बोल रहा हूं, कभी कभी आपको मल्टी सेलुलर भी मिलती है, लेकिन आपको याद कैसी करनी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिंगल लेयर वाली ही है एपिडर्मिस। एक ना मैं जब पढ़ा रहा था आपको शुरू के दिनों में प्रोटोडर्म प्रोकैम्बियम इन सब की बात कर रहा था, तो कॉलन काइमा टिश्यू पढ़ाया था मैंने आपको। तो कॉलन काइमा में एक लाइन लिखी थी मैंने और समझाई भी थी, एनसीईआरटी से लिखा हुआ है कि भाई इन डाइकोट स्टेम हाइपोडर्मिस इज फॉर्म बाय कॉलन काइमा। डाइकोट के अंदर जो स्टेम की हाइपोडर्मिस होती है वो कॉलन काइमा की बनी होती है, हाँ या ना। तो बच्चा मेरे पास काउंटर पे आके ये बोल के गया था कि सर पैरन काइमा किसकी एपिडर्मिस किसकी बनी है, वो तो आपने समझाया ही नहीं। मुझे नहीं पता वो बच्चा कौन था, काउंटर पे आया था मेरे पास, मुझे बैच भी याद नहीं है, लेकिन उसको मैंने ये बात बताई जरूर थी कि बेटा आगे चल के मैं एपिडर्मिस बताऊंगा तो उस टाइम पे मैं ये बताऊंगा भी एपिडर्मिस कौन सी सेल की बनी है, पैरन काइमा की, स्क्लेरन काइमा की या फिर कॉलन काइमा की। तो आज के बाद आप याद करेंगे कि एपिडर्मिस फॉर्म बाय पैरन काइमा सेल्स। कौन सी सेल्स बताइए। एपिडर्मिस एक कॉम्पैक्ट टिश्यू है। कैसा है? कॉम्पैक्ट टिश्यू का मतलब हो गया कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। आप देखो ना यार, हर सेल आपस में क्या है, सटी हुई है, देखो इधर। अगर हर सेल आपस में क्या है तो बीच में इंटरसेलुलर स्पेस तो इनके है ही नहीं ना, हाँ या ना। तो आप बताइए कैसा टिश्यू है, कैसा है? और इंटरसेलुलर स्पेस बोलो साइटोप्लाज्म में डेंस साइटोप्लाज्म है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। भाई मैच्योर है, पैरेनकाइमा सेल है, तो वैक्यूल तो होगा ही होगा, हाँ या ना। अगर आप 86 नंबर पेज देखो एनसीईआरटी का, तो 86 पे ऊपर ऊपर पैरेनकाइमा टिश्यू है और कॉलेनकाइमा भी। अब कॉलेनकाइमा के डायग्राम में वैक्यूल दिख रही है, लेकिन पैरेनकाइमा के डायग्राम में वैक्यूल और एनसीईआरटी लिखा भी नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पैरेनकाइमा वैक्यूल नहीं होती। तो डायग्राम में दिख नहीं रहे, बोलो वैक्यूल तो होती है, हाँ या ना। और यहां देखो ना आप, एपिडर्मिस किसकी बनी है और इसमें क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? हाँ, तो कल मैं आऊं तो मुझे बताना कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम शुरू ही हुआ था अभी, तो उसको खत्म करेंगे कल टिश्यू सिस्टम, फिर आगे बढ़ेंगे वेस्कुलर बंडल तक टिश्यू सिस्टम खत्म करके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, कल आऊं तो यहीं से शुरू करेंगे बच्चे हम। ये कौन है? इसका आई कार्ड लेके घर भेजो ना इसको। क्या नाम क्या आपका? इतनी क्या जल्दी है बेटा?